नमस्ते, मेरा नाम वेदा है और कन्वे अपडेट्स में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं पहली अपडेट से। इंडिया से देश का नाम भारत करने पर काफ़ी डिस्कशन हो रही है। रिसेंटली G20 इवेंट में भी देश को इंडिया की जगह भारत के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। इसलिए इस पर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि इस एंटायर प्रोसेस में टोटल कितना कॉस्ट आएगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक भारत नाम रखना देश को काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। इस एंटायर नेम चेंज प्रोसेस में करोड़ों का एक्सपेंस होगा। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉयर ने एक वे में एंटायर कॉस्ट प्रेजेंट किया है। एक एस्टिमेट के हिसाब से देश का नाम इंडिया से भारत करने में टोटल 14,304 करोड़ का एक्सपेंस होगा। साउथ अफ्रीका के डैरन ओलिवर 2018 में एक फॉर्मूला लेकर आए थे। उस टाइम उन्होंने स्वाजीलैंड का नाम चेंज करके एस्वाटिनी किया था। इस अफ्रीकन कंट्री का नाम चेंज करने में उन्हें 500 करोड़ का खर्च हुआ था। उन्होंने इसी वे में इंडिया के रेवेन्यू को एक फैक्टर के तौर पर यूज़ करके नेम चेंज का कॉस्ट कैलकुलेट किया। ओलिवर के मुताबिक मार्केटिंग के लिए एवरेज बजट टोटल रेवेन्यू का 6% होगा। वहीं रीब्रांडिंग एक्सरसाइज कंपनी के एंटायर मार्केटिंग बजट से 10% होगा। फिस्कल ईयर 2022-23 के लिए इंडिया की रेवेन्यू रिसीट्स 23.5 लाख करोड़ थीं, जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों इंक्लूडेड थे। इंडिया से भारत करने में ओलिवर के फॉर्मूला के मुताबिक 14,304 करोड़ का एक्सपेंस होगा। सितंबर 11 को कैफे कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस के शेयर्स में 15% की डिक्लाइन देखने को मिली। यह IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज द्वारा कॉफ़ी डे के खिलाफ फाइल्ड डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के कारण हुआ। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल NCLAT ने कॉफ़ी डे ग्लोबल के इंसॉल्वेंसी एडमिशन को टेम्पोरेरली सस्पेंड किया है। इस केस की नेक्स्ट हियरिंग सितंबर 25 को स्केड्यूल्ड है। अगस्त 2023 में कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज ने 21 करोड़ का प्रॉफिट और 18% की रेवेन्यू इंक्रीज रिपोर्ट की। कॉफ़ी डे अब 158 सिटीज़ में 495 कैफ़ेज़ ऑपरेट कर रहा है और उन्होंने 285 CCD कियोस्क्स और वेंडिंग मशीन्स इस्टेब्लिश किए हैं। G20 की क्रिप्टो करेंसी पर डिस्कशंस और इंडिया की ग्लोबल कंसेंसस के साथ अलाइनमेंट को इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री ने पॉजिटिवली रिसीव किया है। क्रिप्टो कंपनीज इंडिया में क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की मांग कर रहे हैं। राजागोपाल मेनन, वजीर एक्स के वाइस प्रेसिडेंट, ने बैलेंस्ड रेगुलेशंस की उम्मीद जताई। G20 नेशंस ने 2027 तक क्रिप्टो एसेट्स पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की योजना बनाई है। किरण माइसोर फ्रॉम CoinDCX ने G20 के क्रिप्टो इनिशिएटिव की प्रशंसा की। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की टेक्सटाइल डिवीजन छोटे शहरों और कस्बों में अगले 2 साल में 100 से 120 रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। कंपनी इसके जरिए अपना बिजनेस बढ़ाने की योजना बना रही है। कंपनी को आने वाले त्योहार के सीजन में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने की भी उम्मीद है। ग्रासिम टेक्सटाइल्स के देश भर में अभी लगभग 217 ब्रांड स्टोर हैं। NCLT ने मुंबई की फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन गोली वड़ा पाव के खिलाफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन संबंधी याचिका स्वीकार कर ली है। इस रेस्टोरेंट चेन पर 3.5 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप है। NCLT की मुंबई बेंच ने विस्टा प्रोसेस्ड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर 5 सितंबर को यह आदेश जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया है कि गोली वड़ा पाव 3.5 करोड़ का भुगतान करने में नाकाम रही। सरकारी कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IRADA अपना IPO लाने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है। पिछले साल मई में LIC के पब्लिक इश्यू के बाद यह किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी का पहला IPO है। निवेशकों को इस हफ्ते भी IPO में निवेश करने का मौका मिलने वाला है। इस हफ्ते कुल 4 IPO आने वाले हैं, जिनमें मैनोबोर्ड के साथ ही SME सेगमेंट के पब्लिक इश्यू शामिल हैं। इस लिस्ट में RR केबल,
सामही होटल्स, जगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज और चावड़ा इंफ्रा एसएमई जैसी कंपनियां शामिल हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी आरआर केबल का आईपीओ 13 सितंबर को खुलेगा और 15 सितंबर को बंद हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुनक ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया में छात्रों के साथ समय बिताते नजर आए। इस बीच लोगों का ध्यान गया कि बच्चों के साथ बातचीत करते समय सुनक बोट कंपनी का हेडफोन लगाए हुए हैं। इस मामले में बोट कंपनी के सीईओ अमन गुप्ता ने सुनक के हेडफोन लगाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और भारत में उनका स्वागत किया। गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, भारत में आपका बोट स्वागत है। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज के शेयर मल्टीबैगर साबित हुए हैं। कंपनी को हाल ही में इंडियन रेलवे से बड़े ऑर्डर मिले हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के निवेशकों को 150% का जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अनुसार कंपनी को हाल ही में वंदे भारत प्रोजेक्ट से जुड़ा ऑर्डर मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बारिश और भूस्खलन के कारण हुई भारी तबाही के बाद उत्तराखंड को 25 करोड़ रुपए का दान दिया है। कंपनी ने राज्य को बाढ़ से हुए नुकसान में मदद के लिए राहत उपाय के तौर पर यह फैसला किया है। आरआईएल के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कंपनी की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में यह दान दिया है। इस मदद के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरआईएल और अनंत अंबानी को धन्यवाद दिया। ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस भारत में अपनी सेवाएं बंद करने जा रहा है। एक्सचेंज ने अपने यूजर्स से कहा है कि वे 25 सितंबर तक अपने खातों से सभी फंड वापस ले लें। कॉइनबेस ने ईमेल के जरिए यह जानकारी दी है। 25 सितंबर के बाद भारत में कॉइनबेस की वेबसाइट और एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। एप्पल कल यानी 12 सितंबर को अपने वंडरलस्ट इवेंट में आईफोन 15, एप्पल वॉच सीरीज 9 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल लॉन्च होने वाले आईफोन 15 में कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसी उम्मीदें हैं कि आईफोन 15 में USB-C टाइप का चार्जर मिल सकता है। खबरों के अनुसार एप्पल मेड इन इंडिया आईफोन को ग्लोबल बाजारों में लॉन्च करने के साथ ही भारत में बेचने की प्लानिंग कर रहा है। बायजूस ने अपना कर्ज चुकाने का प्रस्ताव देकर सबको चौंका दिया है। खबर है कि कंपनी ने 6 महीने से भी कम में $1.2 अरब का अपना पूरा टर्म लोन चुकाने का प्रस्ताव दिया है। अगर संशोधित प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो कंपनी ने 3 महीने के भीतर $30 करोड़ का डिस्ट्रेस्ड लोन चुकाने की पेशकश की है। इसके बाद कंपनी बाकी रकम का भुगतान अगले 3 महीने में करेगी।